हरे कृष्णा बेटा। हाँ बेटा, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक बार बताना। हरे कृष्णा बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी बोलो बच्चों। यस। अरे सारे बच्चे बोलो, वीडियो क्लियर नहीं है। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या बेटा? अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? सारे बच्चे यस वाई एंटर करो अगर वीडियो क्लियर है तो। सारे बच्चे वाई एंटर करो अगर वीडियो क्लियर है तो। नो। नो। यस। हाउ इट इज पॉसिबल कि कुछ को क्लियर दिखाई दे रहा है और कुछ को? हम्म। बेटा यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है। बेटा एक बार आप रीलॉग इन कर लो जिन बच्चों को इशू है, क्योंकि यहाँ तो वीडियो, हाँ क्योंकि यहाँ वीडियो क्लियर है और कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं क्लियर है। अगर सबके प्रॉब्लम होती तो सबको होती, ठीक है ना? तो आप प्लीज रीलॉग इन कर लो क्योंकि आपके यहाँ इशू है। यहाँ वीडियो देख लिया, क्लियर है। तो प्री एंड पोस्ट, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बेटा, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, इससे पहले कुछ भी नहीं था। हम यही चेक कर रहे थे क्लियर है या नहीं है, बस। प्री एंड पोस्ट, हाँ बेटा जल्दी आओ। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्रॉफिट। बेटा कल हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, हमने हमारे टोटल सिलेबस को, टोटल जो भी डिस्कशन करना है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें से हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना है आज। उसका रीजन ये है, प्री पोस्ट लेने के पीछे रीजन ये है कि बेटा इसका कहीं और बताओ क्या नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये टॉपिक किसी और टॉपिक से रिलेट नहीं करता। तो मान लो आपको पता है अभी तो बच्चे इसमें ऐड होते रहेंगे, ऐड ऑन होता रहेगा अभी कुछ समय तक। तो अगर कुछ बच्चे आते भी हैं तो उनके खाली एक ही टॉपिक मिस होगा, कहीं दूसरी जगह पर ये रिलेट नहीं होगा, तो हमारे लिए भी बेनिफिशियरी है और जो आएंगे उनके लिए भी बेनिफिशियरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बट ऑब्वियस है कि आपका चैप्टर का नाम देख के ही आपके दिमाग में आ गया ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन किसका होता है? कंपनी का होता है। तो ये आपका इनकॉर्पोरेशन से पहले का और इनकॉर्पोरेशन के बाद का क्या प्रॉफिट और लॉस आपको आइडेंटिफाई करना है। इट मींस हमने कल डिस्कशन भी किया था कि हम लोगों को एक्चुअली इस टॉपिक में करना क्या है, एक गिवन प्रॉफिट को प्री पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में स्प्लिट करना है, दैट्स ऑल। तो हमारे सामने पॉइंट नंबर 1 वेरी मच क्लियर है, तो सारे बच्चे लिखो। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ profit oblique loss between pre-incorporation period and post-incorporation period. Distribution of profit between pre-incorporation period and post-incorporation period. चलो ये बात तो क्लियर पहले ही हो गई थी। हमें करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में। अब बात आती है सर करना क्यों है? हालांकि वो हमारे काम की बात नहीं है, केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये भी बेटा पता होना चाहिए। ये करना है ये तो पता चल गया, ये क्यों करना है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखेगा कोई नहीं, सामने देखो।
फिर हम मुद्दे पर आ जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जिससे जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको बताओ क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप प्रॉपरली सॉल्व भी कर पाओगे। मान लीजिए मिस्टर राम है, ये मिस्टर राम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बताओ बिजनेस किस फॉर्म में कर रहे हैं? भाई मिस्टर राम है बेटा, सोल प्रोप्राइटर होगा। अगर मिस्टर राम एक बिजनेस कर रहे हैं तो ये क्या है बेटा? एक बॉक्स है क्या, ड्राइंग बॉक्स किसी के पास? अगर मिस्टर राम एक बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा ये एज सोल प्रोप्राइटर एक काम कर रहे हैं। मान लो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में, हाँ बेटा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बिजनेस कर रहे हैं। कुछ समय इन्होंने बिजनेस किया और इनको क्या लगा, ये बिजनेस तो बेनिफिशियरी है, फायदेमंद है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? इस बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए और इसे थोड़ा सा बड़े लेवल पर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने पैसा लगा रखा है उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न आ रहे हैं। मान लो आपने 10 लाख की एफडी कराई तो भाई रिटर्न अकॉर्डिंगली आएंगे, और 20 लाख की एफडी कराई तो रिटर्न अकॉर्डिंगली आएंगे। तो आपको क्या लगा, इस बिजनेस में पोटेंशियल है, जैसे मैंने सोचा था उससे ज्यादा रिटर्न है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, इस बिजनेस में एक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए और जिससे मेरे रिटर्न अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेटा जब आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो तो बताओ किसकी लिमिटेशन है? बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की तो लिमिटेशन है। तो फिर अब इन्होंने सोचा नहीं, अगर मेरे को बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना है, बड़ा करना है, तो बताओ इन्होंने अपने बिजनेस को आज से बताओ राम नहीं, बताओ क्या बोला? राम लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड। यानी इन्होंने बताओ क्या सोचा, आज से हम कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे। बोलो आ गया समझ में? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्योर टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो दिक्कत आएगा, तो थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो बेटा आज इन्होंने सोचा ठीक है ना बेटा, थोड़ी देर कमेंट मत करो, आप सुनो मेरी बात को। जब मैं पूछूं मेरी बात क्लियर हो गई, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं पूछूंगा, तब आप लोग कमेंट कीजिएगा। बीच में बेटा फिर मुझे देखना पड़ता है, ठीक है ना? तो बीच में अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, केवल सुनेगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कोई इशू तो नहीं आ गया। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार क्या होता है हम देखते नहीं है तो इशू पता चला 10 मिनट से आवाज ही नहीं आ रही बच्चे को, तो इसलिए बार बार देखना पड़ता है। तो प्लीज जब मैं पूछूंगा आप कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में एक साथ। तो मिस्टर राम ने आज सोचा, मान लो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल, ये बिजनेस करे जा रहे थे 1 अप्रैल 2011 इन्होंने सोचा नहीं यार, आज से हम बताओ क्या बन गए? राम लिमिटेड। हम कंपनी के तौर पर काम करेंगे, हम नहीं करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में, और बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपरली चीजों को मैनेज करेंगे और लार्ज स्केल पर बिजनेस करेंगे। ठीक है, अब हुआ ये साहब, ये देखो ये ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2012, ये ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पर बताओ क्या बने इनके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बना? P&L और बैलेंस शीट। बताओ हमारा फोकस पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमें बैलेंस शीट से कोई लेना देना है नहीं, तो हम बात करें P&L की। मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L बनाया बेटा, ये P&L प्रॉफिट शो कर रहा है होल ईयर का, अमाउंट रुपीज 1,20,000, 1,20,000 का ये प्रॉफिट शो कर रहा है। ये एक P&L बना ईयर एंड में, विच इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये प्रॉफिट शो कर रहा है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। ये नेट प्रॉफिट किसका है? राम का या राम लिमिटेड का? बट ऑब्वियस है ये राम लिमिटेड, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स बने हैं और कंपनी का ही ये नेट प्रॉफिट है। बात समझ में आ गया? ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ये पूरे साल का नेट प्रॉफिट है। अब दोबारा बिगिनिंग में चलते हैं एक बार। बताओ राम काफी समय से सोच रहा था, बताओ मैं क्या बन जाऊंगा? राम लिमिटेड, मैं कंपनी के फॉर्म में काम करूंगा। बेटा राम ने फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को डिसाइड कर लिया, नाउ आई एम राम लिमिटेड। अब मैं राम नहीं हूं, राम लिमिटेड बन गया। बेटा उसके सोचने से बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? बेटा कंपनीज एक्ट में आपको पता है, हमने कल डिस्कशन किया था, जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो प्योर आप किसका डिस्कशन नहीं कर सकते?
बेटा अकाउंटिंग का प्योर डिस्कशन नहीं चलेगा, बताओ साथ में क्या चलेगा, लॉ की डायरेक्शन भी चलेगी। आपको उन लॉ के रूल एंड रेगुलेशंस को भी कंसीडर करना होगा, खाली आप ये नहीं अकाउंटिंग 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 ना, लॉ साइमल्टेनियसली क्या बोलता है वो भी आपको फिर दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसने क्या किया भाई, आपके सोचने से काम नहीं होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप तो आप कल दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इन्होंने एक पेपर फॉर्मेलिटी होती है जो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इन्होंने पेपर फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाई बताओ कब कर दिया था, इनकॉर्पोरेशन के लिए 1 अप्रैल को अप्लाई कर दिया था, लेकिन अप्लाई करने से मतलब नहीं है, पेपर फॉर्मेलिटी में टाइम लग गया। इन्होंने यहाँ सोच लिया था और काम भी स्टार्ट कर दिया था कि हम राम लिमिटेड के तौर पर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, बाकी क्वेश्चन बताएगा। मैंने कहा 1 जुलाई 2011 को बताओ क्या हो गया, ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी यहां पर जाके पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और आपका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हो गया। चलो आगे। तो अब यहां पर अब क्वेश्चन बताएगा, 15 दिन लगे, 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, 4 महीने लगे, वो क्वेश्चन बताएगा। मैंने आपको एक रैंडम डेट दे दी, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हो गया। मैंने काम कहां से स्टार्ट कर दिया था इनकॉर्पोरेशन का, 1 अप्रैल से, और मैंने कहा था मेरी कंपनी तैयार है। इनकॉर्पोरेशन में टाइम लग गया, कंपनीज एक्ट में जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होगा वो बेटा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो यही है। तो बेटा एज पर कंपनी लॉ बताओ कंपनी का जन्म कब हुआ, 1 जुलाई को हुआ। और बताओ राम कब से मान के बैठा है, 1 अप्रैल से। वो बोला मैंने तो अप्लाई कर दिया था। तो भाई साहब आपके अप्लाई करने से मतलब नहीं है ना, तो ठीक है। यहां पर ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गई। ये प्रॉफिट किसका है, ये पूरे साल का है, किसका है, राम का। बेटा ये राम का है। अब आप ये बोल दो राम का या राम लिमिटेड का, बात तो एक ही है, मालिक तो एक ही है, पॉकेट में तो एक ही आदमी के जाना है, किसके जाना है, राम के ही जाना है, क्योंकि राम पहले भी मालिक था और बाद में भी मालिक है। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रॉफिट 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। एक बेटा कंपनी लॉ बोलता है भाई साहब आपकी जेब में जा रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी जेब में ही रखो, लेकिन ध्यान रखना एक प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले का है, यह है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के बाद का है, यह है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। बोलो आ गया समझ में। ये बताओ कंपनी लॉ क्या बोलता है, कंपनी का जन्म कब हुआ, 1 जुलाई को। तो कंपनी कितने महीने की है, 9 महीने की। बेटा जिस बच्चे का जन्म ही 9 महीने का है, जिसकी समझ में आ रहा है, हाउ यू कैन से कि उसने 12 महीने के प्रॉफिट कमा लिए। अरे जिसने जन्म ही 9 महीने पहले लिया है और आप क्या बोल रहे हो ये 12 महीने का प्रॉफिट किसका है, कंपनी का, तो ये तो बोल ही नहीं सकते। तो कंपनी लॉ बोलता है भाई साहब जब जन्म ही 9 महीने पहले हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट केवल और केवल कौन सा है, 9 मंथ का है कंपनी का प्रॉफिट। उससे पहले का प्रॉफिट किसी और का है, सोल प्रोपराइटर का। हमारे अकॉर्डिंगली वो कंपनी का नहीं है, वो सोल प्रोपराइटर का। वो बात अलग है आपकी जेब में आ रहा है, हम आपसे छीन नहीं रहे, लेकिन हम आपको एक क्लियर कट थॉट देना चाह रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट वही है जो इनकॉर्पोरेशन के बाद के प्रॉफिट है। अगर आपने इस तरह की कोई गड़बड़ की है कि कंपनी आपने कब से मान रखी है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी उस दिन से मान रखी है, और इनकॉर्पोरेशन में लग गया समय, तो वो जो समय है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाएगा, और वो प्रॉफिट किसका नहीं कहलाएगा, कंपनी का नहीं कहलाएगा। वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कंपनी का नहीं है। हालांकि किसकी जेब में जाता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने प्रॉफिट को 2 पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझा दिया एक बात, मैंने कहा ना क्यों करना है, मैं उसके पीछे रीजन दे रहा हूं। मैं क्यों करना है, क्योंकि आपने बताओ क्या लगाया, इनकॉर्पोरेशन में समय लगा दिया। चले आगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ये बताओ क्या ये ड्रामा ईच एंड एवरी ईयर का है या वेरी फर्स्ट ईयर का है, समझ में आ गया। ये ड्रामा केवल और केवल वेरी फर्स्ट ईयर का है। क्या ईच एंड एवरी कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, नो। बेटा जो इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगाएंगी उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज मान लो आपने यहां पर, आपको पहले से ही पता था कि इनकॉर्पोरेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और आपने बताओ पहले से क्या कर दिया था, अप्लाई कर दिया था, पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था।
आप शायद बात समझ रहे हो। मान लो आपको बुधवार को कार लेनी है, भाई कई लोग कार परचेज करने जाते हैं, नहीं हमने तो भाई वेडनेसडे को ही कार परचेज करनी है, तो बेटा आपको बुकिंग पहले करानी होगी, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पहले ही करनी होगी, और फिर जाके बताओ आप क्या ले सकते हो, वेडनेसडे को कार डिलीवर करा सकते हो। आप ये चाहो कि हम वेडनेसडे को मॉर्निंग में ही जाएं, सारी पेपर फॉर्मेलिटी फुलफिल करें, आपके वो वेरिफिकेशन भी करेंगे, सारे काम करेंगे, और आप उसी दिन, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटर क्या है, आपको पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आपको पता है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो कंपनी लॉ क्या बोलता है, भाई साहब पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। सर फर्क क्या पड़ता है, हमें तो कोई फर्क ही नजर नहीं आया, क्योंकि पहले भी मालिक कौन था, राम था, बाद में भी मालिक कौन है, राम है। तो क्या फर्क पड़ गया, इसे प्री और पोस्ट में बांटने से फर्क क्या पड़ गया, क्योंकि टोटल 1,20,000 रुपए जाने किसकी जेब में है, राम ही की जेब में जाने हैं। तो बेटा अब आप सुनो, मान लो मैं आपसे कहता हूं ये कंपनी है, और इस कंपनी ने अपना P&L बनाया, और इस P&L के थ्रू नेट प्रॉफिट निकाला 1,20,000, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट निकाला। कंपनी की बात कर रहा हूं, बताओ कंपनी इस 1,20,000 के प्रॉफिट का करेगी क्या, इन जनरल, वेरी गुड, डिविडेंड देगी। समझ में आ गया, इन जनरल। बाकी तो कई यूज कर सकती है भाई, कोई डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे एक्सपांशन ये वो 50 काम, लेकिन इन जनरल कहा मैंने, इन जनरल बताओ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, किस लिए कमाया, भाई डिविडेंड देगी वो अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी डिविडेंड देगी। बोलो बात समझ में आ गया। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को बांटना। डिविडेंड का प्रॉपर, ये एक टेक्निकल वर्ड है, बाकी डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बताओ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1 जुलाई 2011, 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012। बताओ कंपनी क्या बोल रही है, साहब मैं अपने प्रॉफिट को बांटूंगी। तो भाई साहब ये तो 12 महीने के प्रॉफिट हैं। कंपनी, मैंने कहा ना, जो प्रॉफिट्स होती है उससे इन जनरल क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो क्या 12 महीने का प्रॉफिट डिविडेंड में बांट देगी क्या? अरे जिस बच्चे ने 9 महीने पहले जन्म लिया तो कमाए, वो बोल रहा मैं मेरी कमाई बांटना चाहता हूं, तो कमाई कितनी है, 9 महीने की, 9 महीने की बांट दो। समझ में आ रहा है बेटा? कंपनी एक्ट बोलता है भाई साहब ये जो प्री के प्रॉफिट है ना, ये कंपनी के जन्म से पहले के प्रॉफिट है, और ये पोस्ट के प्रॉफिट है, ये कंपनी के जन्म के बाद के प्रॉफिट है। अगर कोई अपनी अर्निंग को बांटना चाहता है तो ये 1,20,000 रुपए उसकी अर्निंग नहीं है बेटा, ये 9 मंथ की अर्निंग है। इसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स, इसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। और आप इससे क्या दे सकते हो, डिविडेंड दे दो। आपको नहीं लगता आपने गलती कर दी? बताओ क्या गलती की? आपको पता है जब इनकॉर्पोरेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको ये प्रोसेस पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो कंपनी एक्ट बोलता है ऐसे तो सब सोते रहेंगे अगर हमने सबको फ्रीली छोड़ दिया तो बेटा वो एक तरह की पेनल्टी इंपोज करता है आप पर। पेनल्टी क्या लगाता है, ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, यानी आपके जन्म से पहले के प्रॉफिट हैं, ये आपने कमाए नहीं है। आप ये मानकर चलो आपको किस में मिल गए, ये इनहेरिटेंस में मिल गए। राम बोल रहा है मेरी पॉकेट में तो आ रहे, तो वो बोल रहा है कंपनी जो कमा रही है वो तो आपकी पॉकेट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कमाया है। ये पुराने प्रॉफिट बताओ क्यों आए हैं आपकी जेब में, क्योंकि पहले भी आप ही मालिक थे और बाद में भी। तो हम ये मानकर चल रहे हैं आपको किस में मिल गए, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार में मिल गए, क्योंकि आप पहले भी मालिक थे। तो भाई साहब इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। बोलो आ गया समझ में? हम आप पर एक पेनल्टी लगा रहे हैं, इसको हम कैपिटल प्रॉफिट का नाम देंगे। जो इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है। अब इससे होगा क्या, राम बोल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो जेब में दोनों ही आ रहे हैं। लेकिन बेटा फर्क पड़ गया इस बात से, पता है कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकते। अरे समझ में आ गया? ये कैपिटल प्रॉफिट आपके डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते, इनसे आप कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। क्योंकि मैंने कहा ना लॉ इंटरवीन करेगा, लॉ बोलता है कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ओनली कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करोगे। गया क्या दिमाग में? तो बताओ अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमाया हमने, और हमारी एक छोटी सी बेवकूफी से बताओ क्या हो गया वो, बेटा एक हिस्सा
प्री इनकॉर्पोरेशन का बाउंड हो गया और एक हिस्सा फ्री रहा। रेवेन्यू प्रॉफिट फ्री है, आप जैसे मन में आए वैसे काम में लो। चलो मैं आगे। तो बताओ लॉ का ये नजरिया केवल और केवल किस लिए है कि आप कोई गलती ना करो। भाई साहब जब आपको पता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो पहले से ही चीजों को स्टार्ट कर दो। और सुनो ध्यान से, आराम से दिमाग में जाने दो। बेटा रेड लाइट आप क्रॉस क्यों नहीं करते? बेटा कानून बना हुआ है, रेड लाइट क्रॉस करते हुए पाए गए तो फाइन लगेगा। आप बेटा जान बचाने के चक्कर में नहीं, एक्सीडेंट से बचने के चक्कर में नहीं। आप लोग देखते हो अगर सामने पुलिस वाला नहीं होता तो हम भगा ले जाते हैं। हम केवल 500 रुपए बचाने के चक्कर में रुकते हैं रेड लाइट पर। समझ में आ रहा है? फाइन लगेगा। तो इसीलिए लॉ बना, क्योंकि कुछ चीजें आपको समझाई जाती है लेकिन फिर भी हम उनको ओबे नहीं करते, तो बेटा फिर मजबूरी में क्या लगाते हैं? फाइन। समझ में आ रहा है? पेरेंट्स आपको किसी काम के लिए मना करते ये मत कर, आप नहीं समझते। फिर मम्मी समझाती है शुरुआत में, फिर मम्मी बोलती है पापा को, पहले तो बोलती है डराती है पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी। आप नहीं मानते, फिर एक दिन पापा को बता देती है। पापा बेचारे शरीफ, मेरे जैसे हो तो पहले दिन ही समझा दें, लेकिन पापा शरीफ, पापा ने भी फिर एक वार्निंग दी। नहीं समझ में आया बेटा, फिर पापा के पास दोबारा शिकायत पहुंची, फिर पापा ने लाल कर दिया, फिर फाइन दिया पापा ने, और जिस दिन फाइन मिला उस दिन समझ में आ गई बात। गाल पे दो पड़े नहीं, आदमी के दिमाग की घंटियां बज जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो ज्ञान जूता में वो गीता में भी नहीं है। बेटा गीता, आप गीता ज्ञान दो, प्रवचन दो, नहीं आती समझ में, दो जूते पड़ती, बात दिमाग में क्लिक करती है, बिल्कुल सही जगह पर जाके हिट करती है दिमाग, और फिर आदमी दोबारा गलती नहीं करता, क्योंकि उस गलती के बारे में सोचती वो दो जूते, वो ज्ञान की बात याद आती है। ये ज्ञान दोबारा नहीं मिलना चाहिए। बॉडी बोलती है भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस ज्ञान को, तो फिर आदमी जिंदगी भर याद रखता है। और प्यार से आप समझाते रहो, समझ में ही नहीं आती, इंसान की फितरत है। हम दोबारा आते, बेटा ये बताओ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आराम से सुनो, मैंने क्या कहा। हम जब टॉपिक में इन्वॉल्व, मैंने कहा ना 1-2 चैप्टर बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जब हम चैप्टर में टॉपिक में एंटर करेंगे तब तक सारी चीजें क्लियर होगी, केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना रह जाएगा बस। ये बताओ आप लोग यहाँ बैठे हो सीए बनने के लिए, आपको पता है इन फ्यूचर हम 2-4-5 साल की मेहनत है, और 5 साल में अगर हम मेहनत करके दिन रात एक करके अगर सीए बन जाते तो इन फ्यूचर बताओ उसके बाद की लाइफ इजी हो जाएगी हमारे लिए, वरना फिर आपको पता है प्रॉब्लमेटिक पूरी लाइफ बनी रहेगी। तो हम 5 साल मेहनत कर रहे हैं। बेटा आपने जो मेहनत करोगे इन फ्यूचर, आप जो मेहनत करोगे और मेहनत करके जब सीए बनोगे और सीए बन के जब कमाओगे, तो वो अर्निंग जो आपकी जेब में आएगी, बताओ वो कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट। पता है उसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है। ये बताओ सीए बन के जो कमाओगे आप, उसमें क्या आपके पेरेंट्स का कोई रोल है क्या? क्या टीचर का कोई रोल है क्या? बेटा किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते उसका बच्चा फेल हो, कोई टीचर नहीं चाहता उसका पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो। यानी हमारा कोई कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चा पास होता है और बच्चा आगे बढ़ता है तो केवल उसका सेल्फ डिसिप्लिन और उसका डेडिकेशन उसको आगे लेकर जाता है। बेटा किसी का रोल नहीं होता लाइफ में, आदमी के डिसिप्लिन और उसके डेडिकेशन का रोल होता है बस उसको ऊपर बढ़ाने में और उसको नीचे गिराने में, बस। ना उसके पेरेंट्स का, ना उसके टीचर का, ना किसी और का। हाँ संस्कार देने में जरूर पेरेंट्स का रोल होता है, जिससे आदमी का डेडिकेशन और डिसिप्लिन बढ़ता है, क्योंकि सबके पेरेंट्स सबके टीचर चाहते हैं आप पास हो। आपने दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करने के बाद बताओ आप क्या बने? सीए बने, और सीए बनने के बाद कमा रहे हो। बताओ वो जो आप कमा रहे हो मंथली बेसिस पर, मान लो लाख रुपए महीना कमा रहे हो, साल के 12 लाख रुपए कमा रहे हो, बताओ ये किसके इंस्ट्रक्शन से खर्च करोगे? बेटा किसी का कोई इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आप मेहनत करके कमा रहे हो। कोई लॉ बाउंड नहीं कर सकता, कोई आदमी बाउंड नहीं कर सकता, कोई टीचर बाउंड नहीं कर सकता, कोई पेरेंट्स बाउंड नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। समझ में आ गया? आप अपने विवेक के हिसाब से खर्च करोगे, कोई बाउंडेशन नहीं। क्यों? रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब आपने मेहनत करके कमाया है। वो बात अलग है, हम सबका सम्मान रखते हुए काम करेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी लॉ आपको बाउंड नहीं कर सकता। बोलो आ गया समझ में? ये कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट। एक प्रॉफिट और होता है बेटा, आपके पेरेंट्स ने बताओ दिन रात क्या किया? मेहनत की, और मेहनत करने के बाद एक बड़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी,
और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों रुपए है। बताओ आपका क्या कोई योगदान है क्या उस प्रॉपर्टी को खड़ा करने में? नहीं है। आप केवल उस जगह पर पैदा हो गए और उसकी वजह से बताओ आपके पेरेंट्स के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी होगी, वो आप ही को ट्रांसफर करके जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना? बाकी तो वो करें नहीं करें वो उनका इशू है। ये बताओ ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, क्या इसके लिए आपने कोई एफर्ट किया क्या? तो बेटा ये भी तो जब आएगी आपके पास, बताओ क्या आई आपके लिए? गेन है, प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये किस में मिल रहा है आपको? इनहेरिटेंस में मिल रहा है। इसके लिए आपके कोई एफर्ट नहीं है, किसी और ने एफर्ट किए थे, आपके पेरेंट्स ने एफर्ट किए थे, उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी क्रिएट हुई और आज आपको इनहेरिटेंस में मिल गई। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। क्या ये बताओ वैसे आ जाएगा? ये विद रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इस पर। अगर आप 4-5 भाई बहन हो या मान लो 2-3 भाई बहन हो, तो बताओ सब में क्या होगी? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ में आ गया? ऐसे ही नहीं कि सारी प्रॉपर्टी आपकी जेब में आ जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और आप लेना भी चाहो तो भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि लॉ का प्रोटेक्शन है इस पर बाउंडेशन है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद जो जो करना चाहे। कहने का मतलब है कैपिटल प्रॉफिट्स पे बताओ क्या होता है? लॉ का रिस्ट्रिक्शन होता है, बाउंडेशन होता है, क्योंकि उसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं बेटा, उसको लॉ बोलता है फ्री है, ये हमारी तरफ से, जैसे मन में आए वैसे काम में ले आदमी, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आदमी ने मेहनत की है। क्या बात जा रही है? क्लिक कर रही है? तो बेटा वही फंडा, ये जो बेसिक फंडा है, यही बताओ लॉ ने किस पर अप्लाई कर दिया? कंपनी पर अप्लाई कर दिया। भाई हमने एक पेनल्टी लगा रखी है और फिर भी तुम बेवकूफी कर रहे हो, तो फिर अब आपको पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी, आप पर पेनल्टी लगेगी। हमने रूल बना रखा है, फिर भी तुम इग्नोर कर रहे हो। हमने बोला हुआ है तुम रेड लाइन पर रुको, और फिर भी आप भाग रहे हो, तो ठीक है पेनल्टी दो। अब आपको रोक तो सकते नहीं है, इससे ज्यादा तो ये थोड़ी फांसी चढ़ा देंगे। तो आप पेनल्टी दो और आगे निकलो। तो बेटा अब यहां पर बताओ क्या है? राम ने गलती की 1 अप्रैल 2011 को। बताओ उसने क्या किया? गलती की। उसने अप्लाई पहले ही करना चाहिए था काम। अगर बुधवार को गाड़ी लेनी है तो पहले ही फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए थी, नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रोक नहीं रहे। 31 मार्च 2012 बताओ यहां पर आपने क्या किया? 1,20,000 का प्रॉफिट निकाल दिया। तो ये प्रॉफिट बताओ राम क्या बोल रहा है? मेरा है, ठीक है ना? हाँ तेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये राम लिमिटेड का नहीं है। बताओ क्या है? ये पूरा राम लिमिटेड का नहीं है, क्योंकि कंपनी तो बन चुकी ना। 1 जुलाई को कंपनी बन गई, तो कंपनी एक्ट बोलता है भाई साहब जुलाई को कंपनी बन गई तो ऐसा करो इस पूरे प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांट दो। आप ही का प्रॉफिट है, छीन नहीं रहे आपसे, आप ही की जेब में पड़ा रहेगा। लेकिन बताओ किस नाम से? प्री प्रॉफिट के नाम से और पोस्ट प्रॉफिट के नाम से। कहने का मतलब है कैपिटल प्रॉफिट के नाम से और रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम से। कितना रहेगा जेब में? 1,20 का 1,20 है। लेकिन बताओ हमने क्या कर दिया? बेटा आपकी पूरे साल आपने मेहनत की ना, लेकिन आपने गड़बड़ कर दी, तो उसकी वजह से 3 महीने के प्रॉफिट पर बताओ क्या लग गए? रिस्ट्रिक्शंस लग गए। और ये प्रॉफिट्स फ्री है। बोला ये आपने इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी ने जन्म के बाद कमाए, तो इन पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, फ्री हो। आपने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद हम कुछ बोल ही नहीं सकते आपको, जैसे मन में आए वैसे काम में लो, डिविडेंड दो मत दो, कैपिटल प्रॉफिट राइट ऑफ करो, जो भी करना है करो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट है, इससे क्या नहीं दोगे? डिविडेंड नहीं दोगे, क्योंकि कंपनी इन जनरल बताओ क्या करती है? डिविडेंड देती है। तो कंपनी लॉ बोलता है ये हमने बाउंडेशन लगा दी, इससे डिविडेंड नहीं देने देंगे। अब बताओ आदमी बेवकूफी करेगा क्या? बोलो। अब बेवकूफिया नहीं, और फिर भी बेवकूफी कर रहे हो तो ठीक है ना, आप कैपिटल ब्लॉक करवा दो, कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे। क्या? तो बेटा डिविडेंड आप क्या चाह रहे हो? डिविडेंड देना, डिविडेंड नहीं दे पाओगे, बस यही है और कुछ भी नहीं। आपको क्या नुकसान हुआ? 100 रुपए देकर आप आगे निकल गए, आप करोड़पति हो, आपकी क्या फर्क पड़ा? समझ में आया? तो बेटा नुकसान और फायदे की बात नहीं है, टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया हमने, पड़ा रहेगा आपके पास, आपकी जेब में पड़ा रहेगा कैपिटल लॉस का, किसी मशीन के आग लगने का वेट करते रहो बैठे बैठे। समझ में आया? आपके पास पैसा पड़ा है, कंपनी लोग बोल रहा है उठाने नहीं दूंगा, देखता रहे कैसे की तरफ। और अगर पूरा ही ये आपने 1,20,000 कमाए, क्या कर सकते थे? आप विड्रॉ कर सकते थे, डिविडेंड के तौर पर बांट सकते थे पूरा पैसा। अब आप क्या बोल रहे हो? कुछ पैसा ब्लॉक हो गया, कुछ पैसा आपका फ्री है, ये डिविडेंड के निकाल लो, लेकिन बाकी पैसा निकलने नहीं देंगे।
तो फर्क कुछ नहीं पड़ा। मैंने यही तो कहा, डिविडेंड नहीं देने देंगे बस, क्योंकि कंपनी की इंटेंशन मोस्टली क्या रहती है, डिविडेंड देने की। और कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल इसके स्पेसिफिक यूज बताए हुए, कैपिटल लॉस राइट ऑफ करो बस, और कोई काम में नहीं आएगा, पड़ा रहेगा जिंदगी पर वहां पर ही। तो हो गया ना, कंपनी फिर पागल थोड़ी, कंपनी मेहनत भी कर रही है और प्रॉफिट भी ब्लॉक करवाएगी। ये तो मैं आपको 1,20,000 का अमाउंट दे रहा हूँ, कंपनी के प्रॉफिट 100 करोड़ों में होते हैं। अब करोड़ों रुपए ब्लॉक हो गया आपका बिना मतलब एक बेवकूफी की वजह से। क्या गया क्या दिमाग में थोड़ा बहुत? तो मैंने आपको बताया प्री और पोस्ट में क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि हमारे कोई काम की बात थी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन बातों का। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, अब बताओ यहां तक की बात क्लियर, तो वाई एंटर करो। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। सर पहला पॉइंट हमने लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन, अब समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन करना क्यों है। तो लिखो आप अब एक अगला पॉइंट, प्री इन या प्री पीरियड। अब बेटा मैं बार बार प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड नहीं लिखूंगा, प्री पीरियड लिखूंगा। प्री पीरियड pre-period profits are treated as and transfer to, बताओ प्री प्रॉफिट ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, वेरी गुड, ये कैपिटल प्रॉफिट्स, एंड ट्रांसफर टू, बोलो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे आप, इससे कैपिटल रिजर्व में क्रिएट कर दोगे, ठीक है ना। नोट, such profits are not available for dividend distributions। बेटा कंपनी की एक मंशा होती है प्रॉफिट से डिविडेंड दे डालना, तो उन्होंने कहा भाई हम डिविडेंड नहीं देने देंगे, बस कंपनी पे यही पेनल्टी बहुत बड़ी भारी है। अब कोई बच्चा बोले सर प्री में क्या आ जाए, अरे प्री पीरियड में क्या आ गया सर, लॉस आ गया। कोई जरूरी थोड़ी है सर प्रॉफिट ही आया, आप प्रॉफिट 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 चिल्ला रहे हो 1 घंटे से और हमारे कान पक गए सुनते सुनते। लॉस आ गया तो क्या होगा, तो लिखो बेटा मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो इसमें, नेक्स्ट लॉस, इन केस ऑफ लॉस goodwill account, in case of loss goodwill account should be debited, in case of loss goodwill account should be debited। अगर बच्चों प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा, वो कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगर लॉस हुआ तो वो कैपिटल लॉस है और कहां जाएगा, ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। सर ये गुडविल में क्यों जाएगा, बेटा मैं इस गुडविल वाले पॉइंट को यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ में आ गया। ये कहीं किसी और टॉपिक में हमें डिस्कस करना है, वहां इस पर लंबी अच्छी खासी चर्चा होगी तो वहां डिस्कस करेंगे, आ गया। क्योंकि यहाँ गुडविल मोस्टली आएगी ही नहीं, यहाँ हर बार बताओ क्या आएगा, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ हम प्रॉफिट को ही डिस्कस कर रहे हैं। बाई चांस किसी में आ जाए गुडविल तो मैंने आपको बता दिया, अगर लॉस आ जाए तो आप गुडविल में ट्रांसफर कर देना। अब उस गुडविल के पीछे की कहानी क्या है वो एक टॉपिक आएगा, मैं वहां एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरा, वहां क्या आधा घंटा गुडविल पर बात होगी तो आपको वो वहां समझ में आ जाएगी। यहाँ गुडविल को डिस्कस करने बैठ गए तो लीक से हट जाएंगे, मुद्दे से हट जाएंगे, वो मुद्दा है नहीं यहाँ पर, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन ना है। सर गुडविल परचेज होगी क्या, बेटा आदिल मैंने अभी अभी क्या कहा आपको, थोड़ा सा अपना उतावलापन कंट्रोल में रखो। मैंने अभी आपके पूछने से पहले ही क्या बोल दिया, इस मुद्दे को मैं कहीं और डिस्कस करूंगा, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मुद्दे इस पर आते ही मेरा फोकस हट जाएगा और मैं मेरे टॉपिक पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, और आपके दिमाग में फिर 2 टॉपिक
एट द सेम टाइम एंटर कर जाएंगे, तो जिससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग घट जाएगी। चलें आगे। तो इस मुद्दे को अभी पेंडिंग छोड़ रहे हैं। गुडविल क्यों डेबिट होगी, परचेज है नहीं है, क्या रीजन है, वो सारी बातें अलग से एक जगह पर आएंगी और मैं आपको याद दिला के पूरा समझा दूंगा। ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है बेटा? जल्दी से बोलो आदिल। ठीक है, अभी बेटा इसको पेंडिंग रखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आपने हालांकि जल्दबाजी में पहले टाइप कर दिया। चलो मैं आगे, ठीक है ना? अभी बेटा इसको केवल और केवल कंफ्यूजन को जन्म देना है, इस पॉइंट को डिस्कस करने का मतलब ये है। तो अभी इसको हटा रहे हैं, अभी हम केवल और केवल हमारे मुद्दे की बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। चलो, तो हमने बात की प्रॉफिट्स के बारे में, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ हम मोस्टली किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट्स की बात करें। चलो दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। पोस्ट पीरियड प्रॉफिट्स are treated as post period profit are treated as, बोलो, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। और बेटा मेन मुद्दा क्या था, एंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने यही बात करनी थी कि डिविडेंड, बस इसी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पोस्ट पीरियड प्रॉफिट्स आर अवेलेबल फॉर treated as revenue profits and available for dividend distribution। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। सब अगर पोस्ट में लॉस आ गया तो बेटा वो नेट लॉस है, फिर किसकी बात नहीं होगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं होगी। तो पोस्ट का आपका जो लॉस होगा वो रेवेन्यू लॉस होगा, और या नेट लॉस होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्री वाले में मैंने कहा था वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा या फिर गुडविल में जाएगा। चलें आगे। तो मैंने आपको ये बताया आज की क्लास में कि बताओ हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे, क्योंकि प्री के प्रॉफिट को ध्यान रखना, हम अकाउंटिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉ। ठीक है ना? तो लॉ सारा नहीं, जितना हमारे काम का जो हमारी अकाउंटिंग में इंटरफेयर कर रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉ क्या बोलता है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, जिससे मैं डिविडेंड नहीं देने दूंगा, और पोस्ट का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है, जिससे जो मन में आए वो काम करो। तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस को साथ में लेकर चलना पड़ता है, बस। नेक्स्ट, अब एक बात हमारी खत्म हो गई, हमें दो बातों का आंसर मिल गया। एक, क्या करना है इस टॉपिक में, दूसरा क्यों करना है इस टॉपिक में। जो हमें करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो क्यों करना है, उसका आंसर मिल गया। अब तीसरी बात बताओ क्या रह गई, अब कैसे करना है। बेटा ये बताओ, चीजें आ रही हैं सिस्टमेटिक दिमाग में? अब ये बताओ, जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो मतलब ही नहीं रहता कि कुछ पीछे रह जाए। चलो अब जाते जाते कैसे करना है उसका एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मैंने कहा ये आपके पास एक फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 11, 31 मार्च 2012, 1 जुलाई 2011, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो आपको समझ में आ गया प्री और पोस्ट। प्री पीरियड कितना समय है, 3 मंथ्स। पोस्ट पीरियड, ये बताओ ये मैंने क्या कमाया, नेट प्रॉफिट। अब अकाउंटेंट ने एक गड़बड़ कर रखी है, आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ये बोलेगा साहब अकाउंटेंट क्या बोल रहा है कि ये 12 महीने के प्रॉफिट कंपनी के नेट प्रॉफिट है, ये कंपनी के नेट प्रॉफिट है, अकाउंटेंट बोल रहा है। अब आप बताओ क्या ये एक्चुअल में कंपनी का नेट प्रॉफिट है, बोलो यस और नो। नो भाई साहब, ये एक्चुअल में कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं है। अरे इसको तो प्री और पोस्ट में बांटना चाहिए, नहीं बांटा तो ठीक है, हम बता देंगे भाई तूने गलती कर रखी है, ये प्री का प्रॉफिट है तो इतना तो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा और इतना आपका नेट प्रॉफिट होगा, 120 नेट प्रॉफिट नहीं होगा, ये श्योर एंड सर्टेन है। तो क्या आप स्प्लिट कर सकते हो प्री पीरियड प्रॉफिट, बताना प्री पीरियड प्रॉफिट 30,000, और पोस्ट, रुक जाओ, पोस्ट ये बताएंगे, ऑनलाइन वाले बताएंगे। बेटा पोस्ट एक इन्होंने बता दिया, प्री और पोस्ट जल्दी से बताओ सारे, वेरी गुड बेटा।
30,000 और 90,000। बोलो समझ में आ गया सबको? अरे वाह, फिर तो चैप्टर ही खत्म हो गया। अब फिर तो करना ही क्या है, मैंने आपको कहा एक प्रॉफिट दे रखा होगा और उसको किस में डिवाइड करना है, प्री में और पोस्ट में, और आपने तो आंख बंद की और बांट दिया। तो चैप्टर तो आज ही खत्म कर दिया। अब बताओ मैं इतने दिन बैठ के करूंगा क्या? मैं तो सोच रहा था आज 7-8 दिन चले गए। बेटा आपको लग रहा है कि ऐसे ही डिवाइड होगा क्या? ओहो, नालायक, कैपिटल का प्रॉफिट से क्या लेना देना? कैपिटल एक अलग चीज है, प्रॉफिट तो इनकम और एक्सपेंस से निकलता है। बेटा गलत ट्रैक पे मत जाओ। भाई साहब मुझे कैपिटल, लायबिलिटी, असेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे किससे मतलब है? इनकम और एक्सपेंस से मतलब है। क्या आपको ये नहीं लगता हो सकता है पी एंड एल में? अच्छा, पी एंड एल को इमेजिन करो आप। पी एंड एल में बताओ क्या रहा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ खर्चे, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आया होगा। और कुछ हो सकता है पी एंड एल में कुछ अदर इनडायरेक्ट इनकम्स भी हो, क्वाइट पॉसिबल कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कुछ इनकम्स भी हो, कुछ खर्चे हो और उसके बाद नेट प्रॉफिट आया हो। तो बेटा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो एक्सपेंस है, हो सकता है उसमें से कुछ एक्सपेंस केवल यहीं हो रहे हो, प्री पीरियड में हो रहे हो, और कुछ एक्सपेंस हो सकता है केवल और केवल पोस्ट पीरियड में ही हो रहे हो, वो पहले हो ही नहीं रहे थे। और हो सकता है कुछ एक्सपेंस पूरे साल हो रहे हो। अरे जा रहा है दिमाग में? कुछ एक्सपेंस हो सकता है प्री में ही हो रहे हो, कुछ एक्सपेंस हो सकता है पोस्ट में ही हो रहे हो, और कुछ ड्यूरिंग द होल ईयर हो रहे हो। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ इनकम्स स्टार्टिंग में ही हो रही हो और कुछ बाद में, या फिर कुछ, अरे आ रहा है तो बताओ, क्या बेटा मैं नेट प्रॉफिट को उठाकर बांट दूं या पी एंड एल के एक एक आइटम पर कॉन्सेंट्रेट करूं? अरे गया दिमाग में? बेटा ऐसे में उठाकर नहीं बांटूंगा, पी एंड एल का एक एक आइटम चेक करूंगा कि उसका प्री से और पोस्ट से क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा है? तब जाके बताओ लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा मैं जब पी एंड एल के एक एक आइटम पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो बताओ एंड रिजल्ट क्या होगा? अरे 1,20,000 ही बटेगा, क्योंकि जब मैं एक एक आइटम की बात कर रहा हूं तो बेटा अल्टीमेटली आंसर तो 1,20,000 ही आएगा, ठीक है ना? और जब मैं एक एक आइटम को लॉजिकली सोचूंगा, ये प्री का है या पोस्ट का है या पूरे साल का है, अगर है तो कैसे डिवाइड होना चाहिए, किस पीरियड में, प्री में, और तो बताओ मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा वो मोर लॉजिकल होगा। ये जो आपने उठाकर अभी 1 सेकंड में बांट दिया, ये सिस्टम सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक सिस्टम क्रिएट करूंगा, कुछ लॉजिक लगाऊंगा जिससे पी एंड एल में दिए हुए इनकम्स को प्री और इनकम को बांटूंगा, फिर एक एक आइटम एक्सपेंस का प्री और पोस्ट में बांटूंगा। बोला आ गया समझ में? बेटे एक एक इनकम का आइटम लॉजिकली प्री और पोस्ट में बांट दिया, एक एक एक्सपेंस का आइटम लॉजिकली प्री और पोस्ट में बांट दिया। अब बताओ इनका क्या निकाल लूंगा? डिफरेंस। तो बताओ ये अपने आप आपको नहीं लग रहा नेट प्रॉफिट प्री और पोस्ट में बट गया? अपने आप बट गया। समझ में आ गया? और इसका टोटल बताओ क्या आ जाएगा? 120। तो ये ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा? आ गया? तो मुझे आइटम वाइज आइटम बांटना है, नॉट ओवरऑल बेसिस। क्लियर हो गया? तो मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, तो मैंने आपको बताया क्यों करना है, वाई टू डिस्ट्रीब्यूट। अब हम करेंगे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, उसके बारे में चर्चा कल करेंगे, ठीक है? आई होप आज की बात समझ में आई होगी, ठीक है? हाँ बेटा मुझे लगता है आज की बात समझ में आई। वाई एंटर करो सारे बच्चे। तो बेटा हम लोग, हरे कृष्णा बेटा, निश्चय हम लोग इसी पर कल चर्चा करेंगे। तो मैंने आज आपको बेस बनाकर दे दिया। हरे कृष्णा बच्चों, बेटा कल की क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा बेटा यश, ठीक है ना? हरे कृष्णा। अरे नालायकों, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा बेटा नमन, हरे कृष्णा बेटा माधव, हरे कृष्णा बेटा निश्चय।
हरे कृष्णा बेटा तन्वी।